अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टेनोवर्क्स। आई एम योर टीचर मोहम्मद वसीम। आज एक और नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इस बारे में है कि हम अपनी शॉर्ट हैंड की जो आउटलाइंस हैं और हमारे जो शॉर्ट हैंड के स्ट्रोक्स हैं उनको हम किस तरह से स्मूथ, क्लियर और परफेक्ट बना सकते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए से हम अपनी शॉर्ट हैंड की आउटलाइंस को बेहतर बना सकते हैं। How to practice to make perfect and clear strokes and smooth outlines। तो चंद एक चीज़ें हैं, अगर आप उनको अडॉप्ट कर लें तो आप अपनी शॉर्ट हैंड की आउटलाइंस को बेहतर बना लेंगे। अच्छा, अगर आप शॉर्ट हैंड की आउटलाइंस को अगर बेहतर बना लेते तो उसका फ़ायदा क्या है, उसका एडवांटेज क्या है। देखें, सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपकी जो रीडेबिलिटी है, शॉर्ट हैंड्स को पढ़ने की जो रीडेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। नंबर 2 पे क्या होगा, इंक्रीज यूर स्पीड टू ट्रांसक्रिप्शन। आपकी जो स्पीड है कन्वर्ट करने की शॉर्ट हैंड से लॉन्ग हैंड में, तो वो भी इंक्रीज हो जाएगी। नंबर 2 पे आपकी जो स्पीड है ट्रांसक्रिप्शन की वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी आपकी जो शॉर्ट हैंड से लॉन्ग हैंड में कन्वर्ट करने की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी अगर आपकी परफेक्ट और स्मूथ आउटलाइनें होंगी। नंबर 3 पे क्या आपको फ़ायदा होगा, मेक अ गुड इम्प्रेशन ऑन एग्जामिनर। एग्जामिनर जब आपका पेपर देखेगा, वो जैसे ही रीड आउट करेगा तो क्लियर आउटलाइंस जब वो देखेगा, एक अच्छा इम्पैक्ट जो है एग्जामिनर पे पड़ेगा। नंबर 4, इंक्रीज यूर स्पीड इफ़ यू डायरेक्ट ट्रांसक्राइब ऑन कंप्यूटर। इसका एक बेनिफिट ये भी होगा, जो अक्सर एग्जाम में देखा गया है कि शॉर्ट हैंड आपने लिख ली तो डायरेक्ट आप उसको कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब अगर करेंगे तो उसकी भी स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब आउटलाइन से क्लियर है तो आप इजीली उसको ट्रांसक्राइब करेंगे, कंप्यूटर पे इजीली उसको टाइप करेंगे। देखिए, दो तरह की ट्रांसक्रिप्शन होती है। एक तो ये होती है कि आप उसको लॉन्ग हैंड में लिखते हैं बाय मतलब पेन, आप अपनी नोटबुक पे शॉर्ट हैंड्स को लॉन्ग हैंड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, और एक ट्रांसक्रिप्शन होती है डायरेक्ट आप कंप्यूटर पर टाइप कर रहे होते हैं अपनी शॉर्ट हैंड को। ठीक है, तो जो अगर डायरेक्ट टाइप करेंगे कंप्यूटर पर तो वो भी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा जब डेफिनेटली जब आप इजीली जो है वो और क्लियर आउटलाइंस बनाएंगे तो आप इजीली जो है उसको ट्रांसक्राइब करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा। इंक्रीज योर चांस टू पास एग्जाम, आपके जो एग्जाम है उसको पास करने का चांस भी आपका बढ़ जाएगा। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि देखें, आप चंद एक प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स को आप अगर अडॉप्ट कर लें तो आप अपनी शॉर्ट हैंड की आउटलाइंस और स्ट्रोक्स को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले आपने ख्याल ये रखना है कि डोंट लिफ्ट द पेंसिल व्हाइल यू मेक एन आउटलाइन। ये हमें बेसिक में पढ़ाया जाता है कि जब भी आप कोई भी आउटलाइन या स्ट्रोक बना रहे हैं तो आपने उस वक्त तक अपनी पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना जब तक आपकी आउटलाइन कंप्लीट नहीं बन जाती। अगर आप आधी आउटलाइन बनाकर अपनी पेंसिल को लिफ्ट कर लेते हैं तो वो जो स्ट्रोक की स्मूथनेस है, जो स्ट्रोक की शेप है, वो क्लियर नहीं बनती। तो पहला प्रिंसिपल स्मूथ आउटलाइन के लिए, परफेक्ट आउटलाइन के लिए पहला प्रिंसिपल है कि आपने अपनी पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना। दूसरा प्रिंसिपल है एट द कंसोनेंट स्ट्रोक फर्स्ट देन प्लेस द वॉवल्स। सबसे पहले आपने अपने कंसोनेंट स्ट्रोक्स लिखने, उसके बाद आपने जो है वो वॉवल्स प्लेस करना है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, जैसे लफ्ज़ है डेट, DATE, डेट, तो सबसे पहले आपने इसके अंदर जो दो कंसोनेंट है D और T, उनको जो है वो ड्रा करना है। D और T को ड्रा करने के बाद उसके अंदर जो वॉवल्स हैं उसके बाद वो प्लेस करने हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह करते हैं, D को लिखा, उसके बाद वॉवल डाला, उसके बाद T को लिखा, दरमियान में एक जॉइंट बन जाएगा जिसकी वजह से आपके स्ट्रोक की जो स्मूथनेस है, जो क्लैरिटी है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो जब सबसे पहले आपने अपने स्ट्रोक की जो आउटलाइन है उसको कंप्लीट करना है, पूरे स्ट्रोक्स की जितने भी कंसोनेंट्स हैं उनको लिखना है, उसके बाद आपने वॉवल प्लेस करना है। तीसरा जो तरीका है उसके लिए जो प्रिंसिपल है वो ये है कि ट्राई टू मेक अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड डार्क स्ट्रोक्स। ख़ास तौर पर बिगिनर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर वो अपनी शॉर्ट हैंड में परफेक्टनेस, क्लियरनेस और जो है वो रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो लाइटनेस और डार्कनेस है उसके अंदर क्लैरिटी लेके आए। अगर आप स्ट्रोक की थिकनेस का ख्याल नहीं रखेंगे, लाइट और डार्क का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप जो है वो फ़र्क नहीं कर पाएंगे स्ट्रोक्स में। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ख़ास तौर पर बिगनर्स के लिए कि लाइट और डार्क में आप जो है वो एक जब भी स्ट्रोक्स एक आउटलाइन बनाएं तो जो स्ट्रोक डार्क है उसको डार्क लिखें, जो लाइट है उसको लाइट लिखें। अगर आप सेम ही तरीके से स्ट्रोक्स बनाते जाते हैं तो पढ़ना जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लाइट और डार्क का बहुत ज़्यादा ख्याल। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू मेक अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन द सिमेट्री और शेप ऑफ द स्ट्रोक। अच्छा, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपने जो स्ट्रोक की शेप है, उसकी जो सिमेट्री है, उसका आपने ख्याल रखना है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सिमेट्री शेप से क्या मुराद है। देखें,
अब दो वर्ड्स हैं जैसे चे एंड रे, इन दोनों की डायरेक्शन एक ही है, टू सम एक्सटेंट एक ही डायरेक्शन में लिखे जाते हैं चे एंड रे। अब इन दोनों की सिमेट्री और शेप का डिफरेंस आपने कैसे लेना है, देखें चे ऑलवेज रिटन डाउनवर्ड, चे को आप हमेशा टॉप से बॉटम पे लेके आते हैं, डाउनवर्ड लिखते हैं, और उसका जो एंगल होता है वो वर्टिकल साइड पे होता है, यानी जो आपकी बेस लाइन है उससे बहुत ज़्यादा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, वर्टिकल डायरेक्शंस में होता है, ठीक है। अब रे जो है वो हमेशा आपका अपवर्ड लिखा जाता है, ठीक है, और उसका जो एंगल होगा वो आपकी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होगा, यानी टूवर्ड्स बेस लाइन होगा। चे और रे में ये डिफरेंस है। तो कहने का मकसद, ये एग्जांपल को समझाने का मकसद ये है, स्ट्रोक्स की शेप है, सिमेट्री है, उनके अंदर एक क्लियर डिफरेंस रखना है। अगर क्लियर डिफरेंस नहीं रखेंगे तो लिखा चे जाएगा, उसको रे आप पढ़ लेंगे। प्रिंसिपल नंबर 5, अब देखें यहाँ में अब आपको एस सर्कल के बारे में कुछ प्रिंसिपल पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एस सर्कल मोस्ट कॉमन, मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज होता है, और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनका ये सवाल होता है कि सर अब एस जो है वो स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ सर क्लॉकवाइज बनाए, राइट साइड पे बनाए, लेफ्ट साइड पे बनाए। बेसिक करने के बाद भी इन्हीं कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। एस सर्कल को हटाने का मकसद ये है कि एस सर्कल जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है, और उसको जो है वो आपने किस तरह से स्ट्रोक के साथ अटैच करना है। देखें जी, अगर आपका जो है वो स्ट्रेट स्ट्रोक है, द वेरी फ्रीक्वेंट यूज एस सर्कल इज रिटन विद द लेफ्ट anti-clockwise motion to the straight stroke. It means it written on the right side of the straight down stroke. Straight down stroke कौन सा है? TD, PV, JJ, ये आपके सारे straight down stroke है। इनके साथ जब भी आप एस सर्कल लगाएंगे वो एंटी क्लॉकवाइज मोशन में होगा, और वो राइट साइड पे होगा। यानी अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज याद ना हो तो आप राइट हैंड, अपना जो राइट हैंड है उसको याद कर लेंगे जी, राइट साइड पे मैंने लिखना है। दूसरी बात कर लेते हैं, जो आपके हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स है, हॉरिजेंटल स्ट्रोक जो है उनकी अपर साइड पे एस सर्कल लिखा जाएगा। एस सर्कल रिटन ऑन दी अपर साइड ऑफ स्ट्रेट हॉरिजेंटल स्ट्रोक एंड स्ट्रेट अप स्ट्रोक। स्ट्रेट अप स्ट्रोक कौन से है? वे, ये अपवर्ड है, तो उनकी जो है वो अपर साइड पे आपका जो है वो एस सर्कल लिखा जाएगा, और हॉरिजेंटल स्ट्रोक के गए उनकी भी अपर साइड पे लिखा जाएगा एस सर्कल। सातवां प्रिंसिपल है एस सर्कल रिटन इनसाइड द कर्व इन कर्व स्ट्रोक। कर्व स्ट्रोक में वो इनसाइड द कर्व लिखा जाएगा, यानी सपोज अगर एफ के साथ एस मिला लें तो इनसाइड द कर्व, और इश के साथ अगर एस मिला रहे हैं तो इनसाइड द कर्व। अच्छा जी, प्लेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो सबको पता है। जो बिगनर्स हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लेसिंग। फर्स्ट, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस, इसका आपने ख्याल रखना है। अगर फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस का अगर आप एट बिगनर लेवल पे ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके लिए आगे चीज़ें मज़ीद जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्लेस का आपने जो है वो ख्याल रखना है, चाहे आप प्रोफेशनल लेवल पे भी हैं, टू सम एक्सटेंट जहाँ पर आप ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ जो है वो फर्स्ट सेकंड प्लेस का ख्याल रखना थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन वहाँ एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ आप इजीली वर्ड पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं बिगनर्स को खास तौर पर रिकमेंड करूँगा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस पे आप अपने जो है स्ट्रोक्स का खास ख्याल रखें। द कर्व स्ट्रोक्स आर टेकन मच टाइम टू ड्रा क्लियरली, सो आई रिकमेंड मच प्रैक्टिस टू कर्व स्ट्रोक। कर्व स्ट्रोक की प्रैक्टिस आपने सबसे ज़्यादा करनी है, क्योंकि देखिए आपकी जो हॉरिजेंटल स्ट्रोक हैं या स्ट्रेट स्ट्रोक हैं या अपवर्ड स्ट्रोक्स हैं वो इजीली आप ड्रा कर लेंगे, ठीक है। जो कर्व स्ट्रोक हैं जैसे एफ, वी, इथ, इश, जी, ये स्ट्रोक बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं। इनको तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब भी आप अपनी बेसिक शुरू कर रहे हैं तो आप एफ, वी, इथ, इन डायरेक्शंस पे ज़्यादा तवज्जो दें। ये जो स्ट्रोक्स हैं ये इनकी जो डायरेक्शंस है इनको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इनको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, तो इन स्ट्रोक्स के ऊपर आप ज़्यादा तवज्जो दें। तो ये थे चंद एक प्रिंसिपल। इन तरीकों को अडॉप्ट करके आप अपनी स्ट्रोक्स में और शॉर्ट हैंड की आउटलाइंस में जो है स्मूथनेस, क्लैरिटी और परफेक्शन लेके आ सकते हैं। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं कि आपने किन चीज़ों से जो है रुके रहना है, किन चीज़ों को आपने अडॉप्ट नहीं करना। प्रोहिबिशंस क्या क्या है? डोंट थ्रो द स्ट्रोक, आपने स्ट्रोक को थ्रो नहीं करना। थ्रो से मतलब क्या है? पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ जो बिगनर्स लेवल पे होते हैं, तो वो करते क्या है, वो ये करते हैं कि जब वो स्ट्रोक ड्रा कर रहे होते हैं, स्ट्रोक को वो इनिशियली स्टार्ट तो सही करते हैं, लेकिन जब एंड करते हैं स्ट्रोक का तो वो ऑन द लाइन नहीं होता। मतलब अबव द लाइन होता है या क्रॉस द लाइन होता है, अबव द लाइन होता है या क्रॉस द लाइन होता है। तो थ्रो करने से मुराद ये है कि आपने स्ट्रोक को जो स्ट्रोक का एंड है, जो स्ट्रोक की लैंडिंग है वो परफेक्ट करनी है। यानी आपने स्टार्ट तो सही लिया है और जब स्ट्रोक की एंडिंग कर रहे हैं, स्ट्रोक को
स्ट्रोक की लैंडिंग कर रहे हैं, स्ट्रोक का एंड कर रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल आपका परफेक्ट होना चाहिए। स्ट्रोक को थ्रो नहीं करना, स्पीडी नहीं लिखना, स्मूथ तरीके से आपने पेंसिल को उसी डायरेक्शन में जो है वो चलाना है जिस डायरेक्शन में स्ट्रोक की जो है वो शेप। डोंट लिफ्ट दी पेंसिल, अगेन वही बात, पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना, इस बात से आपने रुके रहना है। इस बात, ये प्रोहिबिशन है शॉर्ट हैंड में कि पेंसिल अगर लिफ्ट हुई तो यू ब्रेक दी रूल ऑफ शॉर्ट हैंड। ओके, पेंसिल को आपने लिफ्ट नहीं करना। इफ़ यू आर बिगनर नॉट यूज़ दी पेन, पेन यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप बिगनर हैं, पिटमैन कर रहे हैं, तो आप पेन यूज़ नहीं करेंगे। इवन कि अगर आप 700 कॉमन वर्ड भी कर रहे हैं तो आप तब भी आपने पेन यूज़ नहीं करना। आप पेंसिल यूज़ करेंगे, लाइट डार्क का डिफरेंस रखेंगे, प्लेसिंग का डिफरेंस रखेंगे, तो आपने सिर्फ पेंसिल यूज़ करनी है। दिस इज़ आल्सो प्रोहिबिशन, नॉट यूज़ द पेन। Don't try to remember the stroke, always try to write and practice the stroke. It is also important. Stroke को आपने याद नहीं करना, ज़बानी orally याद नहीं करना। ये शॉर्ट हैंड में ज़बानी याद करने का कंसेप्ट है ही नहीं। शॉर्ट हैंड है राइट एंड प्रैक्टिस, राइट एंड प्रैक्टिस, राइट एंड प्रैक्टिस, लाइक अ मैथ। तो आपने यहाँ प्रैक्टिस करनी है, राइट करना है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आप रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे तो वो रिमेंबर करने का आपको फ़ायदा नहीं है। राइट एंड प्रैक्टिस टिल द शेप एंड थिकनेस बिकम क्लियर। उस वक्त तक आपने स्ट्रोक की प्रैक्टिस करनी जब तक उसकी शेप और थिकनेस आपको क्लियर नहीं हो जाती। डोंट यूज़ द ब्लंट एज पेंसिल, वेरी कॉमन मिस्टेक एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डू दिस। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स रिपीट दिस मिस्टेक मल्टीपल टाइम। ये वाली मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये मैं जब भी स्टूडेंट्स, जो मेरे एक्सपीरियंस स्टूडेंट हैं जिनको मैं पढ़ा रहा होता हूँ, 700 कॉमन वर्ड वाले, जिनको बहुत अरसा हो गया क्लासेस लेते हुए भी, वो भी ब्लंट एज पेंसिल के साथ लिख रहे होते हैं। तो ये वाली गलती नहीं करनी। ब्लंट एज पेंसिल के साथ क्या होगा, लाइट और डार्क का डिफरेंस नहीं है, सही तरह से नहीं आएगा। ब्लंट एज होता है क्या, ब्लंट एज होता है कि जब आपकी पेंसिल सही तरह से शार्प नहीं हुई हुई, उसको ब्लंट एज बोलते हैं। तो लाइट और डार्क का डिफरेंस नहीं आएगा, वॉवल्स आप सही तरह से प्लेस नहीं कर सकेंगे। तो हमेशा शार्पन पेंसिल यूज़ करनी है, ब्लंट एज पेंसिल यूज़ नहीं करनी। इफ़ यू फेड अप आफ्टर गेटिंग रिपीटेड डिक्टेशन देन डिडंट ट्राई अगेन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने शॉर्ट हैंड छोड़ देनी है। अगर आप जो है वो रिपीटेड डिक्टेशन से फेड अप हो गए हैं, थक चुके हैं और बोर हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने शॉर्ट हैंड छोड़नी है। इसका मतलब ये है कि आप जो है वो कुछ टाइम के लिए, 2-3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए कोई जो है दूसरी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें, ठीक है। उसके बाद दोबारा इसको ट्राई करें, ठीक है। अगर आप फेड अप हो गए और रिपीटेडली डिक्टेशन लिए जा रहे हैं, जी मैंने इसको करना है, तो डोंट ट्राई दिस, इस तरह से ना करें। अगर मज़ीद फेड अप हो गए तो उसको आप लेफ़्ट कर दें और अपनी दूसरी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें। जी, एंड में आप लोगों के लिए, सबके लिए दुआ, जो भी मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं, मेरे लेक्चर्स को सुनते हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, उन सबके लिए दुआ है। गॉड ऑलवेज हेल्प यू एंड गिव यू मोर सक्सेस इन योर लाइफ। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। जी, अल्लाह हाफिज़।